नाइट्रोजन। जरा सोचें, हम जिस हवा में सांस लेते हैं इसका तकरीबन 80% हिस्सा यही गैस है। मतलब ये हर जगह है, हमारे चारों तरफ। लेकिन पौधों के लिए यही नाइट्रोजन अक्सर एक नायाब खजाने की तरह होती है ना ये एक अजीब सी बात। तो चलें आज मिलकर इसी तजाद को समझते हैं कि आखिर जिंदगी हवा से अपनी खुराक कैसे हासिल करती है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। अगर हवा नाइट्रोजन से भरी पड़ी है तो फिर पौधे उसके लिए क्यों तरसते हैं? ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हुई जैसे कोई पानी के समंदर के बीच में खड़ा हो और प्यासा हो। इस सवाल का जवाब ही दरअसल ज़राअत और सच पूछें तो ज़मीन पर ज़िंदगी के सबसे बड़े राजों में से एक है। अच्छा, इस क्यों का जवाब देने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये नाइट्रोजन इतनी अहम है ही क्यों। देखें, ये सिर्फ कोई आम केमिकल नहीं है, ये तो ज़िंदगी की बुनियाद है। वो हर चीज़ जो एक पौधे को पौधा बनाती है, यानी प्रोटीन्स, उसका डीएनए और यहाँ तक कि क्लोरोफिल भी, वो सब्ज़ मादा जो सूरज की रोशनी को तवानाई में बदलता है, ये सब कुछ नाइट्रोजन के बगैर बन ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, नाइट्रोजन नहीं तो ज़िंदगी नहीं। तो अब आते हैं असल तजाद पर। मसला नाइट्रोजन की मिकदार का है ही नहीं, मसला है उसकी शक्ल का, उसकी केमिस्ट्री का। देखें, हवा में जो नाइट्रोजन है ना, वो N2 की शक्ल में होती है। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के दो एटम एक बहुत ही मजबूत ट्रिपल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं। ये बॉन्ड इतना पक्का है कि पौधे बेचारे इसे तोड़ ही नहीं सकते। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि खजाना तो सामने पड़ा है, लेकिन वो एक ऐसे ताले में बंद है जिसकी चाबी पौधों के पास है ही नहीं। तो फिर पौधों को ये खजाना किस शक्ल में चाहिए? उन्हें चाबी कौन सी चाहिए? दरअसल पौधे नाइट्रोजन को सिर्फ दो मखसूस शक्लों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है नाइट्रेट और दूसरी है अमोनियम। ये समझ लें कि ये नाइट्रोजन की खुली हुई यानी यूजेबल शक्लें हैं, जिन्हें पौधों की जड़ें मिट्टी से आसानी से चूस सकती हैं। तो असल चैलेंज यही है, हवा की N2 को इन काबिले इस्तेमाल शक्लों में बदलना। और इसी चैलेंज से निपटने के लिए इंसान ने अपना एक ज़बरदस्त सनती हल निकाला। आइए देखते हैं कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। ये है 20वीं सदी की एक सबसे बड़ी ईजाद, हेबर-बॉश प्रोसेस। इसमें होता क्या है कि हवा से नाइट्रोजन ली जाती है और साथ में कुदरती गैस। फिर इन दोनों को बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पर मिलाया जाता है और नतीजा अमोनिया। यही अमोनिया वो बुनियादी जुज़्व है जिससे फिर यूरिया और दूसरी नाइट्रोजन खादें बनती हैं, वही खादें जो आज दुनिया भर के खेतों में डाली जाती हैं। और इसका असर कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज दुनिया की तकरीबन आधी आबादी का पेट भरने में इन्हीं मसनूई खादों का हाथ है। जी हाँ, तकरीबन 50%। ये एक ऐसी हकीकत है जो बताती है कि इस एक टेक्नोलॉजी ने जदीद ज़राअत को कैसे बदल कर रख दिया है। लेकिन इंसान के इस सन्नती हल से बहुत पहले, अरबों साल पहले, कुदरत ने इसी मसले का अपना एक बहुत ही खूबसूरत और मौसर हल निकाल लिया था। और ये हल एक हैरान अंगेज पार्टनरशिप की कहानी है। इस कुदरती अमल को कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और मशीनों की जगह काम करते हैं नन्हे मुन्ने जानदार, यानी कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया। और काम वो बिल्कुल वही करते हैं, हवा की बेकार नाइट्रोजन के मजबूत बॉन्ड को तोड़कर उसे पौधों के लिए काबिल इस्तेमाल अमोनिया में बदलना। और ये कमाल का अमल अक्सर फलीदार पौधों में देखने को मिलता है, जैसे मटर, दालें या सोयाबीन। ये पौधे राइजोबियम नामी बैक्टीरिया के साथ एक खास किस्म की दोस्ती कर लेते हैं। ये बैक्टीरिया पौधे की जड़ों में घर बना लेते हैं और वहाँ छोटी छोटी गांठें बनाते हैं जिन्हें नोड्यूल्स कहा जाता है। और यही नोड्यूल्स दरअसल नाइट्रोजन बनाने वाली छोटी छोटी कुदरती फैक्ट्रियाँ हैं। लेकिन इन नूडल्स के अंदर एक और भी बड़ा राज छुपा है। अगर किसी सेहतमंद एक्टिव नूडल को काट कर देखा जाए तो वो अंदर से गुलाबी रंग का होता है। जी हाँ, गुलाबी। और ये रंग सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, बल्कि ये इस बात का पक्का सबूत है कि अंदर नाइट्रोजन बनाने का काम कामयाबी से चल रहा है। तो सवाल ये है कि ये गुलाबी रंग आया कहाँ से? ये आता है एक खास प्रोटीन से जिसका नाम है लीग हीमोग्लोबिन। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात, ये प्रोटीन हमारे खून में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। जिस तरह हमारे खून का हीमोग्लोबिन जिस्म में ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है, ठीक उसी तरह
لیک ہیموگلوبن نوڈیول کے اندر آکسیجن کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ نائٹروجن بنانے والا نازک انزائم اپنا کام ٹھیک سے کر سکے۔ اچھا، تو اب پودے کو نائٹروجن مل گئے، چاہے وہ صنعتی کھاد سے آئی ہو یا قدرتی بیکٹیریا سے۔ اب سوال یہ ہے کہ پودا اس کے ساتھ کرتا کیا ہے؟ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ نائٹروجن مٹی سے نکل کر پودے کے خلیوں تک کا سفر کیسے کرتی ہے۔ یہ جو پورا راستہ نظر آ رہا ہے، یہ پودے کے اندر نائٹروجن کے سفر کی کہانی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دیکھنے میں تھوڑا پیچیدہ لگے، لیکن اس کا خلاصہ بہت آسان ہے۔ نائٹروجن جڑوں سے پتوں تک جاتی ہے اور اس سفر کے دوران پودا اسے کئی کیمیائی مراحل سے گزار کر امائنو ایسڈز میں بدل دیتا ہے، اور یہی امائنو ایسڈز وہ بنیادی اینٹیں ہیں جن سے پروٹین بنتے ہیں اور پودا بڑا ہوتا ہے۔ تو اس پورے سفر کو ہم 3 آسان حصوں میں توڑ سکتے ہیں۔ پہلا قدم حصول، یعنی جڑیں مٹی سے نائٹریٹ اور امونیم جذب کرتی ہیں۔ دوسرا قدم تبدیلی، پودے کے خلیوں میں نائٹریٹ کو مزید سادہ بنا کر امونیم میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا اور آخری قدم انجذاب، اس امونیم کو فوراً کاربن کے ساتھ جوڑ کر امینو ایسڈز بنا لیے جاتے ہیں، وہی بنیادی اینٹیں جن سے پودے کی ہر چیز بنتی ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی اہم بات، نائٹروجن کے معاملے میں توازن سب سے ضروری ہے، کیونکہ یہاں نہ بہت کم اچھا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ۔ نائٹروجن کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ توازن بہت نازک ہوتا ہے۔ اگر نائٹروجن کم ہو جائے تو پتے پیلے پڑنے لگتے ہیں، خاص طور پر پرانے پتے، اور پودا بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر نائٹروجن بہت زیادہ ہو جائے تو پتے تو گہرے ہرے اور بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پودا اپنی ساری توانائی پتے بنانے میں لگا دیتا ہے اور پھل یا پھول پیدا ہی نہیں کر پاتا۔ اس لیے بہترین نشوونما کے لیے صحیح مقدار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آخر میں ہمارے سامنے ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کو خوراک فراہم کرنے کے لیے ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے؟ کیا ہمیں انسانی صنعت کے تیز رفتار حل پر انحصار کرنا چاہیے یا پھر فطرت کے اربوں سال پرانے اور پائیدار اتحاد پر؟ شاید مستقبل کا بہترین راستہ ان دونوں کے درمیان ایک نیا بہتر توازن تلاش کرنے میں ہی چھپا ہے۔